Yeah. So last class, we dealt with the macroeconomic objectives, the five major ones. फिर उसके बाद we looked into the links between them, internal, external, और खास तौर पे जो फिलिप कर्व का डिस्कशन था. And we did speak about कि किस तरीके से ADAS is one of the most important diagrams in this, क्योंकि आपके काफी सारा तीन मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन हो जाता है. उसमें से एक जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का था वो हमने बिल फिलिप के हिसाब से फिलिप कर्व में वी बेसिकली टुक अ लुक एट इट. उसमें हमने शॉर्ट रन फिलिप कर्व और लॉन्ग रन फिलिप कर्व का डिस्कशन किया था. सो टू टेक मैटर्स अहेड, बिकॉज जो आपका चैप्टर नंबर 47 है बैम्फर्ड के अंदर, that particular chapter is now then dealing with कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ठीक करने के लिए व्हाट आर द पॉलिसीज दैट वी कैन बेसिकली अंडरटेक. और मोस्टली हम कोशिश करेंगे डिस्कशन बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट. ठीक है. तो ऑब्वियसली जब हम ऐसे भी अटेम्प्ट करेंगे किसी भी किस्म का फिस्कल पॉलिसी किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती है और व्हाटएवर, तो द फर्स्ट थिंग इज जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो हमने एएस के अंदर वी हैव ऑलरेडी इन क्वाइट डिटेल हमने बजट की बात की हुई है, जिसमें एक तरफ हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है और दूसरी तरफ हमारे पास टैक्स रेवेन्यू होता है. And we're looking at whether government spending is greater or less than or equals to the taxes. So A2 के अंदर भी ये नॉलेज आपको आनी चाहिए. ठीक है. तो मेजरली फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे पास टू मेजर स्टैंसेस होते हैं. वन वाज द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्सेशन and it helps you increase aggregate demand, and then it brings all the advantages and disadvantages. And the second one you have is the opposite of it, which is contractionary, जिसमें हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर्सेस टैक्सेशन की बात करते हैं एंड हाउ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स एज अ रिजल्ट. फिर आपके कुछ सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इफ जस्ट टू रिमाइंड यू, वी रिमेंबर एडी के बढ़ने से प्राइस लेवल्स बढ़ते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गिर जाती है. और एडी के गिरने से प्राइस स्टेबिलिटी मैनेज हो जाती है, मगर एट द एक्सपेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली गोज अप. तो ये हमारी मेजर एक कॉन्सेप्ट था जो यू कैन टॉक अबाउट. अच्छा, यहाँ पे जब प्राइस लेवल राइज करेगा तो प्लीज वी डू वांट यू टू रिकॉग्नाइज ये कौन सी इन्फ्लेशन हुई है. ठीक है. इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू वांट टू डिस्कस. अच्छा, इसके अंदर अ कपल ऑफ थिंग्स जो हम जरूर डिस्कशन में लाना चाहेंगे इज इफेक्टिवनेस की. जब हम बात करते हैं तो रिमेंबर दैट LRAS कर्व विच वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. तो थोड़ा सा रेपिटेशन हो रहा है, आई एम श्योर, बट दैट LRAS कर्व ऑफ आवर्स, क्योंकि एडी की इफेक्टिवनेस विल देन गेट डिपेंडेंट ऑन कि हम बिलो पोटेंशियल या एट पोटेंशियल के ऊपर ये पॉलिसीज यूज कर रहे हैं और उसका फिर किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट होगा. ठीक है. तो दैट इज वेयर द डिस्कशन कैन कम इन. अच्छा, एक तरफ एडी को बढ़ाने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है, प्राइस लेवल्स राइज कर रहे हैं. तो आई वुड ऑल्सो एक और यहाँ पे जब हम फिजिकल पॉलिसी की डिस्कशन कर ही रहे हैं तो लेट्स ऐड ऑन वन मोर थिंग, विच इज के हमारे करंट अकाउंट को क्या हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर. तो जब हमारा एडी इंक्रीज हो रहा होता है तो रिमेंबर कि आपका जो
डेफिसिट है करंट अकाउंट के अंदर, वो एक्चुअली राइज कर जाता है, बिकॉज जब इकोनॉमी में आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो योर एक्सपोर्ट्स इज लाइकली गोइंग टू रिड्यूस। ऐसा ही है ना, प्राइस बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू गिर जाएगा तो करंट अकाउंट में थोड़ा सा वर्सनिंग इफेक्ट आ सकता है। और जब आप एडी को गिराते हैं और प्राइस लेवल्स गिरती हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हमारा करंट अकाउंट इंप्रूव करना शुरू हो जाता है, और एंड पॉसिबिलिटी है कि आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस के अंदर भी चला जाए। आई पर्सनली प्रेफर यू नो कि बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस विल improve या वर्सन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरप्लस के अंदर जाएगा या डेफिसिट मजीद हो जाएगा। आई थिंक द बेटर टर्म्स दैट वी कैन यूज ओवर हियर इज कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज करंट अकाउंट कैन वर्सन and it can improve. I think that would be a better thing to write. ठीक हो गया। तो ये तो हो गई आपकी किस तरीके से द फोर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। अब क्योंकि हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, वी वांट टू गो एंड स्पेसिफिकली टेक अ लुक एट के फिस्कल पॉलिसीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये तो हमने फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट जब आप करते हो तो उसकी वजह से आप एक्सपेंशनरी करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। बट फिस्कल पॉलिसी के इन इटसेल्फ क्या इश्यूज है जिसके बारे में आपको इवैल्यूएशन में लिखना होगा। तो 6 मार्क जो आपके इवैल्यूएशन के होते हैं, so let's talk about that because that is something जो हम AS में as such नहीं डिस्कस करते हैं, so that's the new addition that I want to talk about. Okay, तो जहां तक बात है इफेक्टिवनेस की, जो हम एवेल्युएशन के अंदर बात कर सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस में है क्या। One thing we have to always remember that monetarists likes the monetary policy and the Keynesians like the fiscal policy, right? तो यहां पर दो इशू क्रिएट होते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केन्जियंस ऑब्वियसली दे वांट टू मेक एन आर्ग्यूमेंट फॉर इट, वेयर एज द monetarists हैव टू मेक एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट। अब ये हो क्या रहा है, क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट, ये दो बातें हैं क्या। केन्जियंस कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी से इकोनॉमी में क्राउडिंग इन होती है। क्राउडिंग इन का क्या मतलब है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है और टैक्सेशन कम होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब आती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड पे, टेक्नोलॉजी प्रमोशन पे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्चुअली जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हेल्प करती है टू फर्दर ग्रो द इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनकरेज होती है, बिकॉज जब गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना दिया, लोगों को पढ़ा लिखा दिया, टेक्नोलॉजीज की अडॉप्टेशन आसान कर दी, फंडिंग कर दी, तो अब प्राइवेट सेक्टर वुड कम इन एंड यूटिलाइज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डू ग्रेट थिंग्स, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन भी राइज करेगी, इन्वेस्टमेंट भी राइज करेगी, एंड ओवरऑल मोर मनी विल कम इन टू द सिस्टम रादर रनिंग आउट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्राउडिंग इन है, केन्जियंस फॉर आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, तो ये आप एज अ फॉर आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर सकते हो। बट जो आपके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि देखें जी, जब गवर्नमेंट आती है और वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती है तो उनकी जो डिमांड फॉर फंड्स है वो राइज कर जाता है। डिमांड फॉर फंड्स rise. In fact, not only demand for funds, लेकिन demand for resources, factors of production also goes up. क्योंकि अब जब गवर्नमेंट आके बोलेगी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो बैंकिंग सेक्टर के पास जाएंगी और उनसे पैसे उधार लेंगी और जाके स्पेंडिंग करेंगी इकोनॉमी के अंदर,
तो स्टील की भी डिमांड आएगी, सीमेंट की डिमांड आएगी, पैसे की डिमांड आएगी। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा, प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहेगा कि भाई हम तो इतने हाई इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते, हम तो इतनी महंगी स्टील और सीमेंट तो हम तो नहीं खरीद सकते। तो एक्चुअली जो प्राइवेट सेक्टर है वो मार्केट को लीव कर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए वो तो एक नंबर वन डिस्करेज हो जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर जाएगी। तो जिसकी वजह से आपके मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे लोकल इकोनॉमी के अंदर। सही है, बाहर से पैसा आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएंगे तो बाहर से पैसा आएगा आपकी इकोनॉमी में, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, बैंक्स में पैसे रखना चाहेंगे। बट who's going to take that money out of the bank? Government can do it at high interest rate, but you know, तो ये फ्रॉम द न्यू क्लासिकल या मोनेटारिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। क्राउडिंग आउट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। आई पुट अ स्टार नेक्स्ट टू दिस वन कि जब तुम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करोगे, आई वांट यू टू डिस्कस द क्राउडिंग इन एंड द क्राउडिंग आउट इन योर इवैल्यूएशन वाली डिस्कशन के अंदर। ठीक है, ये वाला आपका एनालिसिस में जा सकता है, क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट आपका इवैल्यूएशन का हिस्सा है। ठीक है, एनालिसिस एंड ये क्योंकि हम फिस्कल की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका इवैल्यूएशन का डिस्कशन हो गया नंबर वन। ओके, अच्छा जी। तो अब फिस्कल पॉलिसी की और क्या इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो नंबर टू, वी कैन डिस्कस अबाउट के जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन को यूज करना चाहती है तो देयर कैन बी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। मीनिंग, आप कह रहे हो गवर्नमेंट, अगर आप इकोनॉमी को ग्रो करना चाह रहे हो तो आप कह रहे हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओ और टैक्सेशन को कम करो। और अगर आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करना चाह रहे हो तो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करो और टैक्सेशन को बढ़ाओ। व्हाट यू आर होपिंग इज कि जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर्सेस टैक्सेशन कुछ करेंगे तो उससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट, आप जब टैक्सेशन कम करेंगे तो लोग बोरो करेंगे, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ जाएंगी, तो वो ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। राइट, दैट्स व्हाट यू आर होपिंग फॉर। या इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए अगर हम इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, उनकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। राइट, दैट्स व्हाट वी आर होपिंग। लेकिन यहाँ we have to remember that there can be certain unexpected response from both the corporate sector and the individuals. क्योंकि हो सकता है, remember, people do certain expenditures to live and they have to make। अब मेरी इनकम जब टैक्सेशन कम हो गया है, yeah, let's suppose I was doing, based on my income, I was making certain expenditures. I was going on vacation and I sent my kids to a good school and some good classes for football and all. And मैंने थोड़ी business की expansion भी कर दी है. And so I have hired some expensive people to get me good business. I have to make those expenses, right? अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए टैक्स रेट बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, अब मेरे साथ क्या हुआ, एज अ कॉर्पोरेट एंड एज एन इंडिविजुअल, that even if the tax has gone up, now there are certain expenditures that I cannot cut down on. Now they're part of my daily expenditure. It's part of my structural spending. अब I cannot reverse that too quickly. तो मैं जब तक एडजस्टमेंट करूंगा, it will take time, which is our third issue that I would like to talk about, which is an important one, which is about the time lag. तो अनरिस्पेक्ट ये जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। दैट एग्जांपल कुड बी दैट टैक्स
cut, um, this can be individual and corporate, may not increase um, consumption and investment if household expects this policy to be reversed. ये भी हो सकता है बाय द वे. समटाइम्स क्या होता है, लोग एक्सपेक्टेशंस देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में चल रही है. इफ गवर्नमेंट इज मेकिंग सर्टेन टैक्सेशन कब किया है, ऐसा तो नहीं है कि इन द कमिंग डेज गवर्नमेंट वापस से रिवर्स कर दे, बिकॉज गवर्नमेंट को बाय द वे पैसे क्यों चाहिए, राइट. लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि गवर्नमेंट्स अक्सर डेफिसिट रन कर रही होती हैं, राइट. तो गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो मनी एंड देन यू गो टू द आईएमएफ, एंड यू नो कि पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ डज नॉट लाइक व्हेन द गवर्नमेंट सेज कि लेट्स रिड्यूस द टैक्सेस. तो individuals who are intelligent and smart, they'll realize कि अगर आज गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है, कल को they're going to continuously run a deficit, they're going to need to borrow money, and eventually they will have to raise the taxes again, right? Okay. The next one that I think is an important one that you should write is about the time lag. Time lag क्या होता है कि जब आप फिस्कल पॉलिसी implement करते हैं in whichever direction, usually there is like an 18-month time lag before effect comes about. ठीक है, तकरीबन 18 months. अगेन अकॉर्डिंग टू बैम्फर्ड दे सजेस्टेड के 18 महीने लगते हैं. क्योंकि आइडिया क्या है कि एक इकोनॉमी के अंदर आप एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो. ओके, यू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम कि इकोनॉमी रिसेशन में आ गई है और रिसेशन में है, या बिकॉज जब तक 3 क्वार्टर्स आपकी गिरते नहीं है, नेगेटिव नहीं होते, आपको नहीं पता कि वेदर यूर इन अ रिसेशन और नॉट. बट यू कैन सी, आपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया दैट वी आर इन अ रिसेशन. ठीक है जी. उसके बाद आप क्या करेंगे? Obviously, you're going to call the meetings, you're going to devise a strategy. Okay? You're going to devise a strategy. Strategy most likely क्या होगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए एंड टैक्सेशन को कम किया जाए. फिर उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी को. फिर जब तक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसका इम्पैक्ट आएगा, उसमें एक रीजनेबल टाइम लग जाता है. ओके, सो ऑब्वियसली दैट्स हाउ इट इज. ओके, फिर उसके बाद, और इनफैक्ट आई पुट अ स्टार नेक्स्ट टू दिस वन. आई फील दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन. आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन. इसके ऊपर भी एक स्टार बनाना होना चाहिए. So time lag is one of those that we would want to discuss. फिर उसके बाद further we go into the discussions. Bamford में और भी बातें हुई भी हैं. Bamford के अंदर they're saying, you know how certain, अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करना है, तो you want the government spending to fall, right? What we say is that sometimes it is difficult to reverse an increase in गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अब ये है किस चीज के बारे में? ये है कुछ सर्टन आपकी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स की है दैट हम एक डैम बनाने जा रहे हैं. नाउ डैम टेक्स 8 to 10 months, years, sorry, and a lot of money.
ओके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर। तो जब आपने एक अंडरटेक शुरू किया है ऑफ अ प्रोजेक्ट कि आप डैम बनाने जा रहे हैं, आपको पता है कि एवरी ईयर यू हैव टू कमिट एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन दिस। ओके। एंड नाउ दैट जब इकोनॉमी बूम में जा रही है, the government is making reasonable tax revenues. It makes perfect sense to undertake something like this, but then economic cycle is on the downward cycle. Why? Because global wars have happened, and now the government is sitting ducks कि अब हम क्या करें। ठीक। तो ऑब्वियसली अब आपको पता है कि ये डैम का प्रोजेक्ट बंद करना इज नॉट अ गुड आइडिया। या किसी किस्म की अगर आप कोई सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स कर रहे थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और समथिंग, एंड नाउ यू वांट टू रिवर्स इट, इट्स अनपॉपुलर फॉर द political parties and all, and so they might not be able to go and reverse that. तो sometimes इस तरह की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं। Um, one of the policies that is also discussed is कि जब आप टैक्सेशन को वर्क करते हैं, टैक्सेशन को बढ़ाना और गिराना, तो एक तरफ आप टैक्स बढ़ाते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप रिलाई करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे। ओके, द मोर इनकम यू मेक, द हायर परसेंटेज यू पे इन टैक्सेस। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंसेंटिव टू वर्क के लिए इट्स एक्चुअली बैड। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम वर्किंग। खास तौर पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बड़े अच्छे या मिनिमम वेजेस एक हाई कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर है, तो फॉर एन इंडिविजुअल, एटलीस्ट लो स्किल्ड इंडिविजुअल, दे हैव टू सी कि व्हाट, काम करेंगे तो टैक्स कटेगा, तो फिर उससे अच्छा है कि ट्रांसफर पेमेंट्स ही ले लेते हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी की बात आ जाती है, तो वहां वी वांट टू हैव अ क्लोज आई ऑन दिस एज वेल। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन जो है वो उसकी तरफ है। वन ऑल्सो मेजर, आई थिंक, जो हम डिस्कशन कर सकते हैं इसके अंदर, आई फील, is it would be a wise idea to bring in this Laffer curve. ठीक। Laffer curve was basically developed by Professor Arthur Laffer, where he basically discusses an idea कि what, जब आप टैक्स बढ़ाते हैं या टैक्स कम करते हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है, दैट वैरीज। एक तरफ वी टेक्स वी टेक टैक्स रेट परसेंटेजेस में, दूसरी तरफ वी लुक एट के वो टैक्स रेट आपके टैक्स रेवेन्यू को कैसे इम्पैक्ट करता है। एंड वी कैन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान केस ऑल्सो। According to this, if the tax rate is zero, obviously government is not going to make any money. Makes perfect sense. फिर जब आप टैक्स रेट बढ़ाना शुरू करते हैं तो लोग टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाता है, और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, until it peaks at a particular point। और उस पीक करने के बाद if you try to increase it any further more, the tax revenue starts to go down। ओके। एंड फिर जब आप लेट सपोज 100% टैक्स रेट पे चले जाएंगे, तो नेचुरली क्या होगा, कोई भी काम नहीं करेगा। और बेसिकली गवर्नमेंट के पास बहुत ही बड़ा इशू आ जाएगा। द डिस्कशन इज दिस पीक पॉइंट is somewhere around like 40%। पाकिस्तान पहुंच चुका है बाय द वे, ऑलमोस्ट 39% के ऊपर हम चले गए हैं।
I don't know why they did 39 and why not just round it up to 40, maybe just psychologically. But the government feels कि you know what, अगर हम 39% लोगों से टैक्स ले रहे हैं, मार्जिनल टैक्स रेट, क्यों? क्योंकि यू नो जो टैक्स पे नहीं कर रहा, हम उनको तो टैक्स ब्रैकेट में ला नहीं सक रहे हैं। तो जो टैक्स पे कर रहा है उन्हीं पे टैक्स परसेंटेज बढ़ाते रहो ताकि टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता रहे। But I think we've come to a point where any further increase in tax rate will actually encourage people or discourage people from going and working in formal sectors, or even the formal sectors will start becoming informal sectors, and that's where the tax theory will start to happen, right? तो ये जो बेसिकली डिस्कशन कर रहा है वो यही कर रहा है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है, शुरू में आप नोटिस करें कि टैक्स रेवेन्यू बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बट देन इट स्टार्ट्स टू गेट स्लो, एंड 40% के ऊपर जो है वो बेसिकली अपना पीक कर जाएगा। एनी फर्दर इंक्रीज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग बिकॉज टैक्स इवेजन एंड tax discouragement and this all of this thing work discouragement will come into play, and then that will not work in the government's favor। इसमें इन्होंने पूरा ये 1970s का केस बताया है रोनाल्ड रेगन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो यू कैन डू टेक अ लुक एट दिस, बट इट्स अ प्रिटी गुड डिस्कशन दैट यू कैन मेक फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, सो ये आपकी फिस्कल पॉलिसी पे डिस्कशन हो जाता है। इतना डिटेल में आपको तभी जाना है जब क्वेश्चन इज अबाउट प्योरली अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू गेट अ सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आइडिया। ठीक है, तो फिर आपने, क्योंकि क्वेश्चन इज ओनली अबाउट फिस्कल पॉलिसी, सो योर फोकस विल बी ऑन ऑल ऑफ दीज एंड ट्राई टू राइट मैक्सिमम ऑफ दिस। बट यूजुअली हमने एएस में भी देखा है दैट द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट दिस, बट द क्वेश्चन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि वो कहते हैं इज इट द बेस्ट पॉलिसी टू अचीव सर्टेन रिजल्ट। तो फिर हमें बढ़ना चाहिए एंड वी शुड ऑल्सो नो दैट हाउ कैन वी डिस्कस द मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ द फर्स्ट पार्ट जो एनालिसिस वाला पार्ट है, आई क्विकली गो ओवर इट। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पता है इट इज मनी सप्लाई एंड द इंटरेस्ट रेट दैट यू वांट टू टॉक अबाउट। और आपको पता है कि किस तरीके से इसमें एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी डायरेक्शंस है। मनी सप्लाई को बढ़ाओ और इंटरेस्ट रेट को कम करो, ये मनी के चैप्टर में इसमें बहुत डिटेल में बात हुई है, सो आई वोंट गो मोर इनटू डिटेल विद दिस। बट आपको पता है कि इसकी वजह से जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो राइज करता है, एंड देन एवरीथिंग दैट विल हैपन जो ऊपर फिस्कल में हुआ दैट विल हैपन। और जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मनी सप्लाई रिड्यूसेस एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीसेस, एंड हाउ एडी फॉल्स, एंड देन एवरीथिंग दैट हैपेंस आफ्टर दैट। ये तो आपका पूरा एनालिसिस वाला डिस्कशन हो जाता है, सो यू कैन राइट अबाउट दैट। अब जब हम जाते हैं इसकी इफेक्टिवनेस के अंदर, सो रिमेंबर इफेक्टिवनेस के अंदर भी कीप इन माइंड टाइम लैग का प्रॉब्लम इधर भी है, that by the time you recognize the problem recession, you make a policy about money supply and interest rate and uski effectiveness about borrowing and lending. जब तक वो होगा और उसका इफेक्ट आएगा, it will take time for this to happen. But remember, if you were to compare it, it takes long time to effect, but faster than fiscal policy, by the way। फिस्कल पॉलिसी थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। द फॉर आर्ग्यूमेंट, अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल, इज कि मॉनेटरी इज अ बिट मोर ऑन द फास्टर साइड देन द फिस्कल पॉलिसी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब हमने, क्योंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हमने क्या सीखा था कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट की बेसिस पे, एंड देन द कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू फॉलो दोज पॉलिसीज। समटाइम्स इफेक्टिवनेस
depends on commercial banks' response. Meaning, what we're saying is that means कि commercial bank have some autonomous power. कि अगर central bank is telling commercial banks to do something, commercial banks may choose not to listen, and that's true. ये पहले monetary में ये discussion हो चुका है, but let me just repeat it one more time. Central bank, commercial bank को let's suppose if they want the economy to slow down, so they say कि चलो हम interest rate बढ़ा रहे हैं. Okay? Let's suppose the government is going for, central bank is going for a contractionary policy, and they decide that let's increase the interest rate. Okay. But turns out that the commercial banks do not reduce interest rates. They continue to charge a higher interest rate. They continue to charge a lower interest rate so that they continue to do business with their, um, whoever the clients are. They might be some good clients, so they want to continue business with them. इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने जाऊं तो this is what the detail would be. देख लो please. You have the central bank, you have the commercial bank, and then you have individuals. Okay? होता क्या है इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक एक काइबोर का रेट बताते हैं विच इज लेट्स से 10.5%. Okay, that is if the commercial bank needs money and they borrow it from central bank to give it out to the individuals, तो वो क्या करेंगे कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से बोरो करेंगे 10.5% पे और इंडिविजुअल्स को दे देंगे 14.5% पे and make 4% profit. Okay. And commercial banks will borrow, loan out, borrow, loan out. Do fantastic business. No need to do anything. Just borrow from central bank, loan it to the individuals, make money out of nothing. But sometimes we also know that commercial banks gives loans from the deposits they have from the individuals. वो deposits को लेके लोन कर देते हैं individuals को. Now this is the money that they don't need to borrow at 10.5%. तो उसमें क्या होता है जो डिपॉजिटर है उसको उन्होंने बेसिकली प्रॉमिस किया हुआ होता है not 14.5% but a smaller amount, maybe like 10.5% they have promised individuals, and they loan it out at 14.5. तो कभी कभार क्या होता है कमर्शियल बैंक्स रियलाइज कि हमारे पास जो लोगों के डिपॉजिट्स पड़े हैं वी कैन लोन दैट मनी आउट आगे डिपॉजिटर्स को उनका एक छोटा परसेंटेज रिटर्न दे देंगे और बाकी हम रख लेंगे. तो समटाइम्स एक पैरेलल लोनिंग आउट का सिस्टम भी है. कमर्शियल बैंक्स आर नॉट ओनली रिलायंट ऑन द सेंट्रल बैंक. तो उसमें क्या होता है उसमें यह हो जाता है कि commercial banks now have the power to not go to the commercial banks and just use the deposits they have to loan out. तो if the government decides कि हम अब इसको काइबोर को चेंज करके 12.5% के ऊपर लेके जा रहे हैं तो banks what they'll do is they'll say you know what uh, even they have increased the interest rate, we'll continue to do business at 14.5. Instead of 4%, we're just going to make 2%. And we're okay with that. We'll continue to do business with our prominent business community. हम अपना मार्जिन कम कर लेंगे लेकिन हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे एंड दे मे कंटिन्यू. ये हम बात कर रहे हैं द इफेक्टिवनेस कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है.
Do they actually change the money supply in the economy or not? Do they change the interest rate in the economy or not? ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम फर्दर जाते हैं डिस्कशन में। तो और भी मजीद एक पॉलिसी की बात हुई हुई है जो हमने मनी के चैप्टर में डिस्कस की है, which is about the liquidity trap. Obviously remember मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मॉनेटरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, लेकिन फ्रॉम द केन्सियंस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट अ वेरी गुड पॉलिसी, बिकॉज एक लिक्विडिटी ट्रैप का एक कॉन्सेप्ट था। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस चैप्टर आफ्टर डूइंग द मनी का चैप्टर। मनी सप्लाई वाला होता क्या है, हमने पढ़ा था कि जो डिमांड फॉर मनी है वो कुछ इस तरह से होती है। Liquidity preference curve is what we called. Like after a certain level, the interest rate stops being effective. So let's suppose money supply and interest rate, demand and supply basically इतनी quantity of money पे है। अगर सेंट्रल बैंक डिसाइड्स कि चलो हमें मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने के लिए और बढ़ाने के लिए, तो चक्कर क्या होता है कि मनी सप्लाई के बढ़ाने से, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में इतना पैसा इकोनॉमी के अंदर आ गया है आ, कि अब फर्दर इंटरेस्ट रेट कट डाउन हो ही नहीं रहा, और अगर हो भी रहा है तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। नोबडी इज एक्सपेंडिंग ऑन एनीथिंग, तो इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं आ रही। तो ये मॉनेटरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इशू है कि जब आप क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम्स टू सच अ लो पॉइंट दैट देयर इज नो मोर फर्दर रिडक्शन पॉसिबल, एंड सो इकोनॉमी एक लिक्विडिटी ट्रैप में है। देयर इज टू मच मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एंड द फर्म्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बोरोइंग एनी मोर। ओके, so these are some good policies. Honestly, there are a lot more policies similar to the ones that we've done before also. एक हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज, आपने इंटरेस्ट रेट कम किया, पता लगा लोगों ने बोरोइंग ही नहीं की। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, पता लगा लोगों ने बोरोइंग कम ही नहीं की। दे डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, दे नीड टू बोरो, दे कंटिन्यू नीड टू डू बिजनेस। हो सकता है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर आपको इतना अच्छा लग रहा है कि पीपल आर बोरोइंग एट हाई इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। दे फील कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि इकोनॉमी इज गोइंग टू डू ग्रेट इन द फ्यूचर and stocks are going up in value and I feel stocks are going to continuously go up, 20% growth आ जाएगी साल के अंदर, gold will go up 20% or 30%, oil will go up, so why would I not invest? I will borrow from the banks at 10% and I will invest, and I will still make 10.5% more because I can expect the returns to be on the higher side. फिर आपको पता है बोथ मॉनेटरी एंड एक्सपेंशनरी हो कि कॉन्ट्रैक्शनरी हो, इसके अंदर आपके डिमांड शॉक्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ऑल्सो। तो प्लीज ये पॉलिसीज को आप जरूर देखें। मॉनेटरी पॉलिसी में मैं तीन मेजर आपको अच्छी वाली मैंने तीनों लिखवा दी है जो आपके ऐसे में होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ 6 मार्क, राइट? अगर इफेक्टिवनेस पे भी है तो आपने काउंटर में तीन लिखने हैं, तो दीज आर थ्री आर गुड इनफ। अगर बेस्ट वाला है तो उसके अंदर भी जो है आपको एटलीस्ट दो तो लिखनी होंगी फॉर ईच पॉलिसी इन डिस्कशन। One last policy that I want to talk about today is the supply side. When you talk about the two demand side policies and you don't talk about the third one, which is the supply side, there is a serious problem in your essay. In fact, जब बेस्ट टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा तो ज्यादातर ये होना चाहिए डिस्कशन कि आप एक तरफ अगर डिमांड साइड पॉलिसी ले रहे हैं, फिस्कल या मॉनेटरी, तो दूसरी तरफ आप सप्लाई साइड पॉलिसी ले लें ताकि आपके पास एक ओवरऑल डिस्कशन हो जाए। बिकॉज रिमेंबर, सप्लाई साइड के अंदर जो है आपके पास एग्रीगेट सप्लाई के इम्पैक्ट के ऊपर डिस्कशन आपका, राइट? तो इसके अंदर जहां तक पॉलिसी की बात है, तो एएस के अंदर तो हम क्या कहते थे सप्लाई साइड में कि
इफेक्टिवनेस की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग रन पॉलिसी. इट टेक्स लॉन्ग रन फॉर इट टू हैव एन इम्पैक्ट. इट शिफ्ट्स द एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द राइट. इससे आपकी पोटेंशियल बढ़ती है, पीपीसी आउटवर्ड जाता है, एलआरएस राइटवर्ड जाता है, इकोनॉमी में प्राइसेस गिरती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. दीज आर द वंस दैट वी टॉक्ड अबाउट. ये तो आपकी सारी वो बात हो गई, एनालिसिस ऑफ द पॉलिसी, that what it does. We've done this in O levels, in AS, and even in previous chapters in A2. Supply side policy के अंदर there are two policy concepts that we want to break it down in. One is called a market-based supply side policy. And the other one we have is called an interventionist supply side policy. Okay, जी. अब होता क्या है, इसको आपने कैसे समझना है कि मार्केट बेस्ड इज वन जिसके अंदर आप कहते हैं कि यू वांट द एग्रीगेट सप्लाई टू इंक्रीज बट यू वांट नो, बेसिकली नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. ठीक हो गया, नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, दैट्स व्हाट यू वांट. तो ये मार्केट बेस्ड हो जाता है. तो इसके अंदर अगर आप कहते हैं वी डोंट वांट एनी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, सो सबसे पहले तो हम बोलते हैं ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हटाओ and cut taxes both on individuals and on corporates. तो जब आप टैक्स कट करेंगे तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर हो या बिजनेसेस हो, इंसेंटिव राइज करेगा. जब इंसेंटिव राइज करेगा, किस तरह से, एक तरफ तो आपने जब इनकम टैक्स कम किया तो लोग इनकरेज हुए टू वर्क, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो गया. जब आपने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तो कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से आपने इनकरेज किया फर्म्स को, बिजनेसेस को टू इन्वेस्ट. ठीक है, आय उससे इंक्रीज हो जाता है. तो दैट्स गोइंग टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई. तो एक तरफ तो ये बात हो गई. इसी के अंदर हम आ, ये बात भी कर सकते हैं, ये पहले वाले के लिए अप्लाई होता है. तो कट टैक्सेस एंड रिड्यूस बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. तो उससे क्या होगा, लोगों को पास पैसे कम होंगे, उनको पता है कि बेनिफिट्स नहीं है, काम करना ही पड़ेगा, तो माइट एज वेल डू दैट, लेट्स यू नो गो एंड वर्क. तो उसके लिए अब आप किस हद तक रखते हैं, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर. बट दिस इज लाइक वन ऑफ आवर डिस्कशंस दैट वी वुड वांट टू डू, कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और इनकम टैक्स कट्स कैन मेक एन इफेक्ट. फिर उसके अंदर हमारे पास फर्दर डिस्कशंस के अंदर प्राइवेटाइजेशन का डिस्कशन आ जाता है एंड डीरेगुलेशन का आ जाता है. प्राइवेटाइजेशन अगर आपको याद भी हो, जैसे गवर्नमेंट रन करती है तो वो इनएफिशिएंट होती है, एक्सेसिव हायरिंग होती है, प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते हैं, तो चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं लाते हैं, वर्क मेथोडोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं लाते. जैसे ही आप उसको प्राइवेटाइज करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन कम्स विद अ प्लान, और वो बेसिकली इकोनॉमी को इनकरेज करता है. डीरेगुलेशन इन अ वे कंपटीशन को इनकरेज करता है, राइट. कंपटीशन इंक्रीजेस, प्राइवेटाइजेशन से भी कंपटीशन इंक्रीजेस, मोर फर्म्स कैन कम इनटू द बिजनेस. मोनोपोलीज, आप डीरेगुलेशन करके मोनोपोलीज की पावर खत्म करते हैं, so that's how you can actually benefit the business. ये मार्केट बेस्ड हो जाती है. फिर उसके बाद इंटरवेंशनिस्ट के अंदर क्या आ जाती है, बिकॉज इंटरवेंशनिस्ट आर इंपॉर्टेंट एज वेल. जब हम इंटरवेंशनिस्ट की बात करते हैं तो इंटरवेंशनिस्ट के अंदर हम बेसिकली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पॉलिसीज आ जाती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आ जाती है इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग.
तो उससे वर्कर्स स्किलफुल हो जाते हैं। उससे स्किलफुल होने की वजह से वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी होती है, डेफिसिट्स लेने पड़ेंगे, सही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, डिमांडेड ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी फिर वो फर्दर डिस्कशंस आ जाते हैं। उसी तरह से बी के अंदर हम बात करते हैं, जब आप इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आते हैं, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिमेंबर द गवर्नमेंट इन स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी फजूल। कि आपने जो स्पेंडिंग की है वो इतनी बेकार है कि आपने सीपैक का प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन शहरों के रोड तो बना ही नहीं है, बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं, तो बिजनेसेस क्या ही उस सीपैक के रोड्स को यूज करेंगी। तो वो रोड्स फारिग पड़े हुए हैं, और शहर में आपने कोई ट्रांसमिशन पे काम नहीं किया या कुछ ही किसी किस्म का कोई बेहतर काम नहीं किया। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन बेसिकली डिस्कस इन दिस। ये तीन आपकी एक तरीके से एक ट्रिनिटी है इधर, जो सबसे पहले डिस्कशन में आनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक एक्सचेंज रेट पॉलिसीज है, जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एवरीथिंग, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल। बट दैट इज समथिंग जो मैं जब हम इंटरनेशनल साइट पे जाएंगे, तो दैट्स व्हेन वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस एंड द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक, but not right now, but a little later, जब हम इंटरनेशनल इश्यूज करेंगे। बट रिमेंबर, these are important ones, right? इसके अंदर जब हम एक फर्दर डिस्कशन जब हम आगे लेके जाएंगे, कि यू नो हाउ पॉलिसीज गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली कि गवर्नमेंट फेलियर इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की क्या फेलियर्स हो सकते हैं। सो लेट मी जस्ट पुट दैट अभी इधर ही इसी लेक्चर के साथ, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द फर्स्ट। तो गवर्नमेंट के जब हम फेलियर्स की बात करते हैं, तो मोस्टली इट इज अबाउट के गवर्नमेंट ने जब जो प्रिडिक्शन एनालिसिस यूज किया है in order to bring about certain impacts on the economy, तो वो कैसे ऑफ हो गए। ठीक है। वन इज जो डिस्कस हो रही है बैम्फर्ट के अंदर, इट इज द मिस कैलकुलेशन ऑफ द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर याद है कि जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंड करती है, तो उस वो स्पेंडिंग इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगी। तो हम ये दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट फील्स कि यू नो व्हाट, हम इनसाइड द पीपीसी हैं, हमें ऑन द पीपीसी जाना है, लेट्स यूज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी है, पर कितने से। बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर कि वी हैव टू सी कि हमारा पोटेंशियल कितना है। हम 400 बिलियन अचीव कर सकते हैं, हम 370 पे हैं, हमें 30 बिलियन का इंक्रीज करना है। ठीक है। अब 30 बिलियन का इंक्रीज करने के लिए हम कोई 30 बिलियन की गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ मल्टीप्लायर। इमेजिन आवर मल्टीप्लायर इज 10। बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन, आवर मल्टीप्लायर इज 10। तो वी नो कि गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड अबाउट $3 billion, एंड दैट विल गो थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड क्रिएट द $30 billion का इम्पैक्ट। बट व्हाट इफ we've calculated the multiplier wrong, राइट? तो अगर ये हुआ, तो गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो फेल हो जाएगा। सेकेंडली, हम बात कर सकते हैं द होल टाइम लैग। अब हमें बेसिक तो मैं तुमको बता चुका हूं, रिकॉग्निशन, ये जो पूरा प्रोसेस है ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना। कि गवर्नमेंट ने जब तक रिकॉग्नाइज किया, पॉलिसी डेवलप की और उसको इम्प्लीमेंट किया, इसमें जितनी लंबी डिस्कशंस होंगी, उतना टाइम लगेगा इस पॉलिसी को इफेक्ट आने में।
वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हो गए हैं. You have universities doing researches, you have private sector keeping a close eye on things, you have the government also on their toes. तो उसकी वजह से जो है नेचुरली क्या होता है कि फॉरेन से गवर्नमेंट को जो है आ, हाँ, पता होता है कि हम कितनी जल्दी रिस्पॉन्स लेकर आ सकते हैं और कितनी जल्दी उसका इम्पैक्ट आ सकता है. लास्ट टू थिंग्स बेसिकली, एक तरफ हमें गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मोटिव जो हमें नजर आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एंड वी कैन से दैट फॉर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो मुल्क के कम और अपनी नए इलेक्शन विनिंग्स और उसके लिए ज्यादा होती है. तो दे डोंट वांट टू डू अनपॉपुलर थिंग्स, दे वांट टू डू ओनली पॉपुलर वंस. तो ऑब्वियसली फिर वो बड़ा ही, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गोइंग अप, इट्स अनपॉपुलर टू रेज ऑयल प्राइसेस. बट अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू हैव टू रेज इट, क्योंकि इस वक्त अनडिस्प्यूटेड गवर्नमेंट है. तो नेचुरली वो अपना पुश कर सकती हैं कंज्यूमर्स के ऊपर, बिकॉज ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं जो कुछ बात कर सके इस बारे में. एंड देन गवर्नमेंट का फाइनल फेलियर के अंदर, दे वांट टू टॉक अबाउट दीज प्रेशर ग्रुप्स एंड द करप्शन इन द सिस्टम. यूजली करप्शन को हम इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर लास्ट के लिए ही रखते हैं. यूजली आई डोंट प्रेफर इट टू बी द फर्स्ट पॉलिसी, एंड you'll सी दैट जब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे. तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, प्रेशर ग्रुप्स के अंदर ऑब्वियसली आपके सर्टन इंस्टीट्यूशनल लोग हो सकते हैं, आपकी सर्टन इलीट्स हो सकते हैं इन द सोसाइटी, आपकी यूनियंस हो सकती हैं, बेस्ड ऑन जो ज्यादा स्ट्रांग है. आपकी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है तो आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट में करप्शन का इशू होगा. अगर आपकी लेबर साइड ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको पता है, ट्रेड यूनियन ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको पता है कि वहां पे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही होगी. वो प्रेशर करेंगे मिनिमम वेजेस को बढ़ाने में. तो वो थोड़ी सी नॉन मार्केट साइड पे जा सकती हैं पॉलिसी. तो ये आपके कुछ सर्टेन प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और फ्री मार्केट्स को वर्क करने नहीं देते. और लॉबीज होती हैं, यू नो अबाउट द लॉबीज, वी कैन सी अभी इस वक्त जो यूएस गवर्नमेंट और उसकी लॉबीज का डिस्कशन चल रहा है. दोज आर सम सीरियस वंस दैट द गवर्नमेंट हैज टू डील विद, एंड इट फेल्स द पॉलिसी, राइट? So that's our discussion for now for this one. And then there are two policies which I've left. We'll come to that also. Okay.